कदीर ने बहन का भी सौदा किया था। जो शख्स पैसों के लिए बहन को दाव पर लगा दे वो मेरा खैरखा कैसे हो सकता था। मैंने बाहर निकलना चाहा तो जीनत बोली, ठहरे, पहले मैं बाहर का जायजा ले लूं। उसने बाहर का दरवाजा खोला, फिर उछल कर पीछे आ गिरी। खुले दरवाजे में कदीर खड़ा था। उसके हाथ में भद्दा सा देसी वज़ा का रिवॉल्वर था। उसने दांत पीस कर कहा, आवारा बदचलन, मैंने तुझसे कहा था कि इसे कमरे में बंद रखना। तू अपने यार को भगा रही थी यहाँ से। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस सोने की चिड़िया को तो पकड़ लूं। ये कहकर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। सर्द लहजे में बोला, भागने से कुछ हासिल नहीं होगा कामरान। इस गली के आसपास बॉस के आदमी मौजूद हैं, वो तुम्हें भून कर रख देंगे। मैंने कहा, वो मुझे भून कर रखें या जिंदा छोड़ें, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अचानक उसके मुंह पर कपड़ों और जूतों की पोटली खींच मारी। वो एक लम्हे को डगमगा सा गया। मेरे लिए यही मोहलत काफी थी। मैंने एक जकंद भरी और उसे दबोच लिया। उसका रिवॉल्वर झटका लगने से नीचे जा गिरा, मगर वो आदमी जानदार था, संभल कर फौरन ही मुझसे लिपट गया। इस दौरान में जीनत ने ये अक्लमंदी की कि झपट कर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कदीर की गर्दन दबोच ली। फिर नफरत और गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया। मैं उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता चला गया। कदीर ने मेरी गिरफ्त से निकलने की जान तोड़ कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। वो बुरी तरह मचलने लगा। उसकी आंखें हलकों से उबली पड़ रही थीं, जुबान बाहर लटक रही थी। फिर उसने मज़ाहमत तर्क कर दी। मैंने अचानक उसे छोड़ दिया। वो तेवरा कर फर्श पर गिरा और उसी हालत में पड़ा रहा। मैंने झुककर उसकी नब्ज देखी। वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। मैंने वहशतज़दा लहजे में जीनत से कहा, मेरी बात गौर से सुनो जीनत, कदीर मर चुका है, अब पुलिस का चक्कर चलेगा। तुम यही बयान देना कि कदीर ने किसी नामालूम शख्स को यहाँ ठहराया था। उसकी गवाही तुम्हारा शौहर सरवर भी देगा। तुम्हारा बयान ये होगा कि आज कदीर आया, उन दोनों में किसी बात पर तल्ख कलामी हुई, फिर उसने कदीर को हलाक कर दिया और फरार हो गया। किसी भी कीमत पर पुलिस को मेरा नाम और हुलिया मत बताना। जीनत ने होंठों पर जबान फेर कर कहा, नाम तो सरवर भी जानता है आपका। वो बुरी तरह सहम गई थी। मैंने कहा, वो फर्जी नाम है, तुम भी पुलिस को वही फर्जी नाम बताना। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर कुछ सोच कर रुक गया और सहन में पड़ी हुई कुर्सी घसीट कर दीवार से लगा ली। कुर्सी पे चढ़ा तो मैं दीवार के दूसरी समत देख चुका था। मैंने देखा वहां बॉस के 2 आदमी मौजूद थे। इसका मतलब ये था कि कुछ लोग सामने वाले दरवाजे पर भी मौजूद होंगे। बॉस के आदमियों ने मुझे दीवार से झांकते देख लिया था। मैंने इस तरह की कैफियत में इधर उधर नजरें दौड़ाईं। वहां कोई और रास्ता नहीं था जहां से मैं फरार हो सकता। अगर वो लोग मुझे पकड़ने की बजाय शोर ही कर देते तो मोहल्ले वाले मुझे चारों तरफ से घेर लेते। फिर पुलिस मुझे कदीर को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती। उसकी गर्दन पे तो मेरी उंगलियों के निशान भी मौजूद थे। दूसरे केस तो एक तरफ रहे, एक यही कत्ल मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा देता। बाहर से किसी ने जोरदार आवाज में दरवाजा पीटा और चीखती हुई आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। जीनत भी खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। अचानक मेरी नजर लकड़ी की एक सीढ़ी पर पड़ी जो कमरे की छत के साथ फर्श पर टिकी हुई थी। दरवाजा एक मर्तबा फिर धड़धड़ाया गया। मैंने आओ देखा न था अपने कपड़ों की गठड़ी उठाई और उस सीढ़ी के जरिए फुर्ती से छत पर पहुंच गया। छत पे ऊंची मुंडेर थी। मैं झुककर बाहर वालों की नजरों से छुप सकता था। मैं झुका झुका दौड़ा और जीनत की छत फलांगता हुआ साथ वाले मकान की छत पर आ गया। वो सारे क्वार्टर्स एक ही किस्म के थे और उन सब की छतें आपस में मिली हुई थी। छतों पे होते हुए मैं गली के आखिरी मकान तक पहुंचा। कॉर्नर का क्वार्टर था, इसलिए उसमें कॉर्नर की तरफ इजाफी जगह भी थी। मकान का मालिक दूसरी मंजिल तामीर करवा रहा था। तामीर अधूरी थी, शायद उसके पास पैसे कम पड़ गए थे। उस मकान की ऊपरी मंजिल पर कमरों के लिए दीवारें थीं, मगर छत अभी नहीं पड़ी थी। नीचे जाने के लिए भी जीना था। दीवारों में उस जगह खला था जहां मकान का मालिक खिड़कियां लगवाना चाहता होगा। मैंने बहुत एहतियात से एक चौकोर खला में से झांका। गली के नुक्कड़ पे भी बॉस के कई आदमी मौजूद थे। मैं जल्दी से बैठ गया और झुके झुके जीने की तरफ बढ़ा। मैं दबे पांव सीढ़ियां तय करके नीचे पहुंचा तो मुझे 14-15 साल की एक लड़की दिखाई दी। वो धुले हुए कपड़े फैला रही थी। मेरी जानिब उसकी पुश्त थी। मैंने एहतियातन मशीन पिस्टल निकाल लिया। कमरे से कोई मर्द भी निकल सकता था। फिर मैंने कपड़ों की गठड़ी वहीं सीढ़ियों पर रखी और दबे पांव लड़की की तरफ बढ़ा। अचानक उसे पीछे से दबोच लिया। लड़की मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में मचलने लगी। मैंने सख्ती से उसका मुंह दबोच लिया। उसकी आवाज हलक में घुट कर रह गई। मशीन पिस्टल देखकर वो ऐसी दहशतज़दा हुई कि बुरी तरह कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मैंने नरम लहजे में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, शोर मचाओगी तो नुकसान में रहोगी। लड़की के चेहरे की वहशत कुछ कम हुई।
अब वो मचल नहीं रही थी। मैंने बदस्तूर नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, तुम शोर तो नहीं मचाओगी। उसने नफी में सर हिला दिया। मैंने उसके मुंह से हाथ हटा दिया। उसने 2-4 गहरे गहरे सांस लिए, फिर सहमी हुई नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने फिर नरम लहजे में कहा, डरो मत बेटा, ये बताओ घर में कौन कौन है। मैं चोर उचक्का नहीं हूँ, कुछ लोग मुझे मार देना चाहते हैं, उनसे बचकर तुम्हारे घर में आ गया हूँ। और कौन है घर में? उसने हकलाते हुए कहा, अम्मा और छोटा भैया। मैंने चौंक कर कहा, छोटा भैया? वो बोली, हाँ, वो अभी 3 साल का है, मैं उसे छोटा भैया कहती हूँ। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारी अम्मा? उसने कमरे की तरफ इशारा किया, बोली, वो सामने वाले कमरे में। उसकी वहशत अब खासी हद तक कम हो चुकी थी। अब वो मुझसे इतनी खौफजदा भी नहीं लग रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम नासिरा है, मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ। आज इसलिए स्कूल नहीं गई कि अम्मा की तबीयत खराब थी। उसने एक सांस में तफसील बता दी। लड़की मुझे बहुत बातूनी लग रही थी। उसका खौफ कम हुआ तो जबान कैंची की तरह चलने लगी। मैंने उसे कहा, चलो तुम्हारी अम्मा के पास चलते हैं। फिर मैंने आगे बढ़कर अपने कपड़ों की गठड़ी उठा ली और लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। उसने कमरे में कदम रखा तो किसी ने दुरुस्त लहजे में कहा, तू अब तक कहाँ मरी हुई थी नासिरा? कपड़े फैलाने में तो तूने 1 घंटा लगा दिया बदबख्त। उसने हकलाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया, अम्मा वो आए हैं। मैं दरवाजे की ओट में था। वहां से मुझे नासिरा तो दिखाई दे रही थी, मगर उसकी अम्मा दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी अम्मा उलझ कर बोली, कौन आए हैं? मैं एकदम कमरे में दाखिल हुआ और डपट कर बोला, आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आम औरतों के बरक्स नासिरा की माँ काफी हौसले वाली थी। ना वो मुझे देखकर चीखी ना घिघियाई, बस कुछ सहम सी गई। फिर जल्द ही उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया और आहिस्ता से बोली, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मैंने जल्दी से कहा, मेरे दुश्मन मेरी ताक में हैं, मैं सिर्फ थोड़ी देर यहाँ छुपना चाहता हूँ, खतरा टलते ही यहाँ से चला जाऊंगा। आप इत्मीनान रखें, मुझसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। औरत ने गोया तंज करते हुए कहा, शक्ल से तो तुम शरीफ आदमी लगते हो। मैंने कहा, मैं लगता ही नहीं, शरीफ आदमी ही हूँ। उसने फिर तंज किया, हाथ में पिस्तौल लेकर दीवार फांद कर आने वाले शरीफ नहीं होते। मेरी बातों और नरम लहजे से उसका रहा सहा खौफ भी जाता रहा। उसी वक्त नासिरा बाहर जाने लगी तो मैंने उसे टोका, नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई बाहर नहीं जाएगा। औरत झुंझुला कर बोली, तुम कितनी देर यहाँ रहोगे? मैंने कमरे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे 2 घंटे भी लग सकते हैं और 4 घंटे भी। औरत तुनक कर बोली, उस वक्त तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? मैंने जवाब में कहा, आप काम कर लें, मगर घर से बाहर आप भी नहीं जाएंगी। ये दोनों बच्चे अलबत्ता इसी कमरे में रहेंगे। मैंने नासिरा और पलंग पर सोते हुए एक बच्चे की तरफ इशारा किया। अचानक ऐसा लगा जैसे छत पर कोई कूदा हो, फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने घबरा कर कहा, शायद मेरे दुश्मन आ पहुंचे, मुझे कहीं छुपा दें। मेरा लहजा खुशामदाना था। औरत ने कोने में पड़े हुए डबल बेड की तरफ इशारा किया, ठीक है, उस बेड के नीचे घुस जाओ। वो बेड के नीचे रखे हुए सूटकेस और ट्रंक बाहर खींचने लगी। मैं फुर्ती से छिपकली की तरह रेंगता हुआ बेड के नीचे चला गया। बेड के नीचे काफी कूड़ा करकट था, अजीब सी सेलन और नागवार किस्म की बू थी। मेरा ख्याल था कि जब से वो बेड वहां डाला गया था, इस जगह की सफाई नहीं हुई थी। गर्दो गुबार में मेरा दम घुटने लगा, मगर मैं दम साधे पड़ रहा। औरत ने सूरत से सूटकेस और ट्रंक फिर बेड के नीचे ठूस दिया। अब अगर वो लोग बेड के नीचे झांकने की कोशिश भी करते तो मैं उन्हें नजर ना आता। थोड़ी देर के बाद सहन में कई आदमियों के बोलने की आवाज आई। फिर कोई दुरुस्त लहजे में बोला, यहाँ कोई आदमी तो नहीं आया? नासिरा की माँ हैरानी से बोली, तुम लोग कहाँ से आए हो? दरवाजा तो बंद है, क्यों घुसे हो मेरे घर में? उसकी आवाज बुलंद हो गई। वही आदमी फिर बोला, शोर करने की जरूरत नहीं है, हमारा ताल्लुक पुलिस से है और हमें एक कातिल की तलाश है। वो बहुत खतरनाक आदमी है, अभी कुछ देर पहले उसने आपके मोहल्ले में एक आदमी का खून कर दिया है। औरत के लहजे में इस दफा वाकई खौफ की आमेजिश थी। बोली, खून कर दिया है? वही मर्दाना आवाज फिर सुनाई दी, आप परेशान ना हो, वो हमसे बचकर नहीं निकल सकेगा, बस आप ये बता दें कि वो यहाँ आया है या नहीं। उस मर्दूद ने औरत को नफ्सियाती तौर पर ट्रैप करना चाहा था। वो किसी भी लम्हे शोर मचा सकती थी कि कातिल बेड के नीचे छुपा हुआ है। मैंने बहुत एहतियात से मशीन पिस्टल का सेफ्टी कैच हटाया और उस वक्त का इंतजार करने लगा जब औरत या नासिरा चीख चीख कर उन लोगों को मेरे बारे में बताएं। नासिरा की माँ ने सहमे हुए लहजे में कहा, हो सकता है वो कातिल मेरे गुस्ल खाने या बावर्ची खाने में छुप गया हो, आप वहां भी ढूंढ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी आवाज कांप रही थी और मैं उसकी अदाकारी पर अशश कर रहा था। उसने बॉस के आदमियों पर नफ्सियाती हरबा आजमाया था। जाहिर है उसके ये कहने के बाद वो मुझे कमरे में तो हरगिज तलाश न करते। वो लोग थोड़ी देर तक घर में मौजूद रहे, फिर एक एक करके बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद औरत ने नासिरा से कहा, जा तू गली में देख कर आ, उनमें से कोई खड़ा तो नहीं है।
थोड़ी देर के बाद नासिरा ने इत्तला दी कि वो सब वहां से चले गए हैं। नासिरा गली के दोनों तरफ अच्छी तरह देखाई थी। फिर मेरे आगे रखे हुए सूटकेस और ट्रंक बाहर खिसकने लगे। पहले मुझे हैरत हुई थी कि बेड के नीचे ये सूटकेस और ट्रंक आए कैसे। बेड की ऊंचाई इतनी नहीं होती कि उसके नीचे दरमियाने दर्जे का सूटकेस ट्रंक आ सके। मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि बेड की चारों तरफ पायों के नीचे तकरीबन 6-6 इंच के ऊंचे लकड़ी के गटके रखे हुए थे। उनकी वजह से बेड की ऊंचाई ज्यादा हो गई थी। औरत ने बेड के नीचे झांकते हुए कहा, बाहर आ जाओ, वो लोग जा चुके हैं। मैं कोहनियों और सीने के बल रेंगता हुआ बाहर निकला। वो मुझे देखकर बेतहाशा हंसने लगे। नासिरा भी उसकी हंसी में शरीक हो गई। वो दोनों इतनी जोर जोर से हंस रही थी कि गहरी नींद सोता हुआ बच्चा घबरा कर उठ गया। अचानक मेरी नजर अलमारी के शीशे पर पड़ी। उसमें मुझे अपना अक्स नजर आया तो बेख्तियार मुझे भी हंसी आ गई। मेरा हुलिया कुछ ऐसा ही था। मेरे बाल मिट्टी और धूल में अटकर सफेद हो रहे थे। चेहरे पर भी मिट्टी की तह थी और कपड़े भी धूल में अटे हुए थे। मैं उन दोनों के साथ मिलकर अपनी हालत पर हंसता रहा। तभी कोई गरज कर बोला, हैंड्स अप, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। बोलने वाले ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने मशीन पिस्टल जमीन पर फेंका और हाथ उठा दिए। फिर वो औरत से मुखातिब हुआ, तू क्या हमें बिल्कुल अक्ल से पैदल समझती है कि तेरे कहे पर यकीन कर लेते? जब दूसरे लोग बाहर निकल रहे थे तो मैं आंख बचाकर जीने की तरफ चला गया था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, चलो भाई कामरान, तुमने तो दौड़ा दौड़ा कर हम लोगों को हलकान कर दिया। मैंने उसकी तरफ मुड़कर बेतकल्लुफी से कहा, अरे यार अपना नाम तो बता दो। उसने मुझे झिड़कते हुए कहा, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरा नाम तैमूर है। मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी। उसे मैंने एक आध दफा बॉस के साथ देखा था और सुना था कि बहुत जीदार बंदा है, बड़े बड़े खतरे को खातिर में नहीं लाता। मैं उससे मुलाकात का ख्वाहिशमंद था, मगर मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि उससे इन हालात में मुलाकात होगी। उसने मुझे पीछे हटने का इशारा किया और आगे बढ़कर मेरा मशीन पिस्टल उठा लिया। फिर उसने मुझे दीवार की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया। मैंने बेचूं-चरां उसके हुक्म पर अमल किया। दीवार की तरफ रुख करते ही मेरी खोपड़ी पर कयामत टूट पड़ी और आंखों में मुख्तलिफ रंग आपस में गड़बड़ हो गए। फिर मैं इर्द गिर्द से बेखबर हो गया। मुझे होश आया तो मेरे सर में धमाके हो रहे थे। कमरे की दीवारें और छत बुरी तरह डोल रही थी। मैंने उठने की कोशिश की मगर जोरदार चक्कर आया और ऐसा लगा जैसे छत मेरी तरफ आ रही हो। मैंने उठने का इरादा तर्क कर दिया और घबरा कर आंखें मूंद ली, मगर चक्कर खत्म ना हुआ। कमरे का फर्श, दीवारें और छत सब कुछ डोल रहा था। मैं थोड़ी देर तक यूं ही आंखें बंद किए पड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत संभलने लगी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि किसी स्टीमर या बोट के कैबिन में हूँ और वो स्टीमर हरकत में है। मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे बल्कि स्टीमर लहरों पर डोल रहा था। मैंने तवज्जो से सुना तो मुझे लहरों का शोर भी सुनाई दिया। मैं जानता था कि 2-3 स्टीमर और ट्रॉलर भी बॉस की मिल्कियत हैं। वो बज़ाहिर तो उन पर माहीगीरी करता था, मगर असल में ये लॉन्चें और ट्रॉलर स्मगलिंग के काम आते थे। अब मैं चाहता भी तो वहां से फरार नहीं हो सकता था। मैं यूं ही आंखें मूंदे पड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने उठने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहा। मैं कैबिन की चौबी दीवार का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा। धचके से मेरा सर कैबिन की दीवार से टकराया तो मेरे सर में टीसें उठने लगी। बेइख्तियार मेरा हाथ सर की पुश्त पर चला गया। मुझे अपने बालों में चिपचिपाहट सी महसूस हुई। मेरी उंगलियां खून से लिथड़ गई थीं। इसका मतलब यह था कि तैमूर ने रिवॉल्वर का दस्ता इतनी जोर से मेरे सर पर मारा था कि मेरा सर फट गया था। खून मेरी गर्दन और कॉलर पर भी जमा हुआ था। मेरे जिस्म पर वही लिबास था जो मैं पहने हुए था, अलबत्ता मेरा मशीन पिस्टल और मिनी बेल्ट गायब थी। मेरा खून खौलने लगा, मगर उस वक्त रकम से ज्यादा अहम मेरी जान थी, जो अब बचती हुई नजर नहीं आ रही थी। मैं यूं ही कैबिन की दीवार से टेक लगाकर बैठा रहा। अचानक कैबिन का दरवाजा खुला और मुझे तैमूर दिखाई दिया। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। उसने हंसकर कहा, सॉरी कामरान, मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही सख्त पड़ गया। लाओ मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूं। मैं जानता था कि उसे मुझसे हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो बॉस के खौफ से ऐसा कर रहा है। फिर उसने मेरे ख्याल की तस्दीक भी कर दी। उसने कहा, बॉस ने हुक्म दिया है कि कामरान को फौरी तौर पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे उससे कुछ मालूमात हासिल करनी है। उसने स्पिरिट से मेरा जख्म साफ किया, फिर उस पर कोई पाउडर छिड़क दिया। मैं आंखें मूंदे बैठ रहा। फिर मैंने खामोशी से उकता कर कहा, यार तैमूर, मेरी नकद रकम तुमने क्यों निकाली है? उसने हंसकर कहा, बॉस का हुक्म था कि कामरान के पास कैश की सूरत में 1 रुपया भी न रहने दिया जाए। यार तुम कोई नए आदमी तो हो नहीं, बॉस की आदत से भी अच्छी तरह वाकिफ हो, फिर ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा, वो तो खैर ठीक है, मगर तुम कोई काम अपनी अकल से भी कर लिया करो। उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। शायद वो किसी बहस में उलझना नहीं चाहता था। इस दौरान एक शख्स पानी का जग और कॉफी ले आया।
तैमूर ने फर्स्ट एड बॉक्स से पेन किलर टैबलेट मुझे निकाल दी। मेरे सर में अभी तक दर्द हो रहा था। मैंने फौरन वो गोली पानी के साथ निगल ली और आहिस्ता आहिस्ता गरम गरम कॉफी की चुस्कियां लेने लगा। कॉफी लाने वाला एक मर्तबा फिर नमूदार हुआ और तैमूर से बोला कि बॉस आपको और कामरान को बुला रहा है। तैमूर ने उठते हुए कहा, तुम चल तो सकते हो ना कामरान। उसने सहारा देकर मुझे खड़ा भी कर दिया। उठने से मुझे हल्का सा चक्कर आया, मगर मैंने महसूस किया कि मैं चल सकता हूँ। मैंने तैमूर का हाथ थामा और उसके सहारे आहिस्ता आहिस्ता कैबिन से बाहर आ गया। वो लॉन्च नहीं बल्कि ट्रॉलर था। छोटा मोटा जहाज कहना ज्यादा मुनासिब होगा। तैमूर मुझे सहारा देकर आगे बढ़ा। राहदारी में वाक़े तीसरे कैबिन के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। आवाज आई, यस कम इन। बॉस की आवाज सुनकर तैमूर मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ। बॉस ने तंज किया, आहा कामरान साहब आए हैं, हमसे भाग कर कहाँ जा सकते हैं जनाब। मैं खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा। बॉस का रवैया एकदम बदल गया। तुम क्या समझते थे तुम हमसे बच जाओगे? मैं तो तुम्हें जमीन की तह से खोद कर निकाल लेता। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ देखिए ना, मैं भी अहमक हूँ, आपसे बचकर भाग रहा था। बॉस ने मेरा तंज महसूस कर लिया और डपट कर बोला, तू अब तक महज इसलिए जिंदा है कामरान कि मैं तेरे जरिए ग्लोरिया तक पहुंचना चाहता हूँ, वरना अब तक तो वो तुझे मैं कई दफा मार चुका होता। मैंने बेखौफी से कहा, किसी को मारना तो कोई मसला ही नहीं है बॉस, सिर्फ एक गोली खर्च होती है। दुनिया के बड़े से बड़े शहजोर को मैं भी सिर्फ एक गोली से ठंडा कर सकता हूँ। मैंने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, इसलिए मरने जीने की बातें छोड़ दो, कोई और बात करो। मारे गुस्से के बॉस का चेहरा मस्ख हो गया। उसका बस चलता तो वो अभी मेरे टुकड़े करके समंदर में फेंकवा देता, मगर वो अभी मुझे जिंदा रखना चाहता था ताकि ग्लोरिया के बारे में कुछ पूछ सके। मैंने उसे मजीद तपाने के लिए कहा, तुम और ग्लोरिया दोनों ही मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। वो भी मेरे जरिए तुम्हें शिकार करना चाहती है और तुम भी यही करना चाहते हो। फिर मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, तुम क्या समझते हो ग्लोरिया मुझसे गाफिल होगी? वो किसी भी वक्त कहीं से भी तुम्हारी गर्दन नाप लेगी। उसने मुझे मशवरा दिया था कि ऐसे आदमी के घर पनाह लो जो बेजमीर और लालची हो। मेरे जहन में फौरन कदीर का ख्याल आ गया, वरना तुम क्या समझते हो मेरे लिए ठिकानों की कमी है कराची में? ऐसी ऐसी जगह हैं कि तुम और पूरे सूबे के मुख्तलिफ इदारे सर पकड़ कर रह जाते, मगर सारी जिंदगी मेरा सुराग न लगा पाते। मैंने देखा मेरी बकवास से उसके चेहरे पर तशवीश की परछाइयां रक्स करने लगीं। गोया मैं उसे जहनी झटका पहुंचाने में कामयाब हो गया था। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, ग्लोरिया से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने हैरत से कहा, ये तुम पूछ रहे हो? वो मेरी दोस्त है और अब तो मेरी पार्टनर भी है। मैंने ढिठाई से झूठ बोला। बॉस ने पूछा, वो इस वक्त कहाँ होगी? मैंने फिर झूठ बोला, मुझसे 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब क्या बता सकता हूँ कि वो कहाँ होगी। फिर मैंने हंसकर कहा, एक बात ज़हन नशीन कर लो, वो जहाँ भी होगी तुम्हारे गिर्द अपना हल्का तंग कर रही होगी। बॉस इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसने लगा। फिर वो हंसते हंसते एकदम संजीदा हो गया। बोला, मेरी बीवी को अगवा किसने किया था, तुमने या ग्लोरिया ने? मैंने हंसकर कहा, मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। ग्लोरिया ही ने उसके बारे में बताया था। मुझसे तो ये भी मालूम था कि तुमने लव मैरिज की है और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। उसे अगवा करने की तजवीज़ ग्लोरिया की थी। मैंने उसकी मुखालफत की थी। मेरी आदत तुम अच्छी तरह जानते हो बॉस। इससे पहले भी मैं इस किस्म के कामों की मुखालफत करता रहा हूँ। बॉस ने कोई जवाब न दिया। वो किसी गहरी सोच में गर्क था। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, मैं इस वक्त बहुत अहम मिशन पर जा रहा हूँ। वापसी पर ग्लोरिया से भी निमट लूंगा, और तुम्हारी तो खैर हकीकत ही क्या है। मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि कराची में रुककर तुमसे पूछगिछ करता, इसलिए तो तुम भी इस ट्रॉलर पर नजर आ रहे हो। मैंने पूछा, और वो अहम मिशन क्या है? बॉस हंसकर बोला, करोड़ों का बिजनेस। उसी वक्त तैमूर एक मर्तबा फिर कैबिन में दाखिल हुआ। बोला, बॉस दूर एक लॉन्च नजर आ रही है, मुझे शुबा है कि वो नेवी की लॉन्च है। बॉस बुरी तरह चौंक उठा, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, नेवी की लॉन्च? फिर ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, वो कमबख्त ग्लोरिया होगी।